हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम उत्पनेट आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से ध्यान में रखने हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है हमें वो इम्पैक्टेड करेंगे। जैसे हम सबको पता है इनवॉइसिंग की भी लिमिट जो है रिड्यूस कर दी गई है और वो जो है रिड्यूस्ड लिमिट जो है वो 1 अप्रैल 2022 से एनफोर्स हो जाएगी, राइट? लेकिन कारण क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम हमारे ऊपर वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती फिर भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज हमें जो है उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी वो भी हम इसको कवर करेंगे, इसमें देखेंगे। तो हमें सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो है वन बाय वन जो है रिव्यू करने हैं ताकि कोई भी मिस आउट ना हो और हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस आउट ना हो। इसलिए हमें ये जो एक वीडियो है ये क्विक रिव्यू है ई इनवॉइसिंग की, जहाँ पे ई इनवॉइसिंग के सारे एक्सपेक्ट को जो है जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है सारे जो है वहां पे रखे जाएंगे और वन बाय वन उसको समराइज करेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना है ताकि किसी का भी फाइनेंशियल लॉस ना हो सके। तो इस क्विक रिकैप वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को कवर करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस किस नोटिफिकेशन से जो है यहाँ पे इम्पैक्टेड रही इनवॉइसिंग और फर्दर उसको फ्लो चार्ट के तहत समझेंगे कि कैसे कैसे सेलर और बायर को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा और कैसे हमें अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम से इंटीग्रेट करना होगा ताकि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं चाहे टैली कहें बेसिक कहें उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करें ताकि हमें ई इनवॉइसिंग में कोई भी इशू ना आए, हमारी इनवॉइसिंग बहुत ही इजीली जो है वो कंप्लाई हो पाए। और मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे ऊपर वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो रही, मान लो हमारी टर्नओवर 20 करोड़ से कम है, फिर भी हमारे लिए ये जानना ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट है। हमारी चाहे बिल्कुल स्टार्टिंग की जो है हमने बिजनेस शुरू ही किया हो तो भी हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। अदरवाइज हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा हमें क्यों इसका क्रेडिट नहीं मिल पाया। तो आइए वन बाय वन सारे एक्सपेक्ट कवर करते हैं, जल्दी से रिव्यू करते हैं ताकि हमें कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो आइए, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी नोटिफिकेशन के तहत जो है यहाँ पे बदलाव करे गए। तो सबसे पहली अगर हम नोटिफिकेशन कहें, नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 आई थी 30 जुलाई 2020 को, राइट? इसमें क्या करा गया था, इसमें नोटिफिकेशन नंबर 13/2020, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो कि मेन नोटिफिकेशन कहें, जो कि इनवॉइसिंग की मेन नोटिफिकेशन जहां से इसकी एनफोर्सेबिलिटी शुरू हुई उसको अमेंड कर दिया गया। उसमें क्या बदलाव करा गया, छोटा सा बदलाव करा गया। यहाँ वहां पे क्या था, फॉर द वर्ड 100 करोड़ को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया 500 करोड़ से। फॉर द वर्ड 100 करोड़ से को सब्स्टिट्यूट कर दिया 500 करोड़ को। हमें ध्यान में रखनी है एक एक लिमिट्स किस तरीके से यहाँ पे बदलाव करी गई, राइट? तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को एनफोर्स जो है नोटिफाई करी गई थी, उसमें इस नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 से जो है बदलाव करा, सिर्फ लिमिट चेंज करी, राइट? ध्यान रखना लिमिट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि ये रिकैप वीडियो है, इसको शॉर्ट में जो है हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर करने हैं। अगली नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 88/2020, 10 नवंबर 2020 को। इसमें क्या करा गया, नोटिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन 13/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को आई थी उसको फर्दर फिर अमेंड कर दिया। पहले कब करा, 61 से अमेंड किया नोटिफिकेशन नंबर 61 से, फिर 88 से। 88 में क्या बदलाव करे गए, वहां पे 500 को जो है चेंज करके फिर 100 कर दिया गया। पहले 100 से 500 फिर 500 से 100 करा गया और यहाँ पे जो है डेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अभी लिमिट का ध्यान रखिए, सिर्फ नंबर का ध्यान रखिए कि कैसे कैसे नंबर को चेंज करा गया, राइट? लिमिट्स को किस तरीके से चेंज करा गया, शफल करा गया। उसके बाद फर्दर एक नोटिफिकेशन हो रहा है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 जो कि 8 मार्च 2021 को आई। वहां पे फिर वो इन ओरिजिनल नोटिफिकेशन 13/2021 जो को फर्दर अमेंड करा गया और यहाँ पे भी लिमिट का ही बदलाव करा गया। वहां से 500 से 100 किया गया था, यहाँ पे 100 को 50 कर दिया गया। 100 को 50 कर दिया गया 1 अप्रैल 2021 से। पहली वाली को कब से करा था, 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी के बाद 1 अप्रैल से ही इस लिमिट को कम कर दिया गया।
एक 3 महीने के बाद ही और क्या करा गया, 100 से लेकर फिर फर्दर कर दिया 50। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में 100 से कर दिया 50। ठीक है, इसको हम साथ साथ हाईलाइट भी कर रहे हैं, 100 to 50। अब जो नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 जो कि 24 फरवरी 2022 को आई, इसने जो है सारी चेंज कर दी, सारी इम्प्लीकेशन चेंज कर दी। यहाँ पे इसने क्या करा, उसको 50 को और कम कर दिया, 20 कर दिया। ओरिजिनल नोटिफिकेशन ही 13/2020 पे सारे चेंजेस, ये जो फर्दर नोटिफिकेशन आ रही है क्या कर रही है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन को इंपैक्ट कर रही है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन कौन सी, 13/2020 को जो है वो इंपैक्ट कर रही है। उसकी जो वैल्यू थी उसको, उसकी वैल्यू में जो है चेंजेस करी जा रही है, उसकी वैल्यू को जो है कम करी जा रही है। और अब जो थी कितनी रह गई थी, 500 से 100 आ गई थी, 100 से 50 आ गई थी, और अब 50 से क्या कर दी, यहाँ पे 20 कर दी। अब यहाँ पे लिमिट जो है 20 करोड़ हो गई हमारी 1 अप्रैल 2022 से। राइट, ये आप और हमें पता था। ठीक है, जस्ट हमने हाईलाइट करी और रिव्यू कर लिया कि इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जो है एनफोर्स में आई और लिमिट को रिड्यूस कर दी। ठीक है, ये आप पहले से जानते थे। ठीक है, जानते थे, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं, ये हमने हिस्ट्री से टिल डेट पे आ गए। अब हमें बात करनी है आगे की, अब हमें बात करनी है आगे की। तो आगे के लिए अब हमारे को एनफोर्सेबिलिटी है इनवॉइसिंग की, चाहे नहीं है, दोनों केसेस में ध्यान में रखना है। अगर एनफोर्सेबिलिटी इनवॉइसिंग की नहीं आ रही है हमारे केस में, फिर भी हमें क्यों ध्यान रखना है, इसको मैं लास्ट में हाईलाइट करूंगा। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारे ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी नहीं है, हमारी 20 करोड़ की टर्नओवर नहीं है, फिर भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। एप्लीकेबिलिटी नहीं है फिर भी फाइनेंशियल लॉस। आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों होगा फाइनेंशियल लॉस। राइट, इस नोटिफिकेशन से फर्दर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से, अब हम इसको चार्ट फॉर्म में समराइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इनवॉइसिंग का जो है किस तरीके से चेंजेस आए गए। तो हमने नोटिफिकेशन जोन जोन सी देखी, उस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी आई। सबसे पहली नोटिफिकेशन हमने कवर करी। राइट, सबसे पहली नोटिफिकेशन तो इफेक्टिव डेट 1, उसमें इफेक्टिव डेट थी हमारी 1, इसको थोड़ा सा करते हैं, 1 अक्टूबर 2020। राइट, पहली नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 को आई, जिसकी लिमिट क्या थी, 500 करोड़ रुपए। राइट, नोटिफिकेशन नंबर 61 देखा हमने। राइट, 30 जुलाई 2020 की। इसके बाद हमने अगली नोटिफिकेशन देखी थी 88। राइट, और 88 ने क्या करा, इस 500 लिमिट को कर दिया 100। ठीक है, इसने क्या करा था, 500 को 100 कर दिया था। 1 जनवरी 2021 से जो है इसकी इफेक्टिव डेट। अगली इफेक्टिव डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2021। हमने देखा 3 महीने बाद ही हमने जब नोटिफिकेशन देखा, इसको हम समराइज कर रहे हैं प्रीवियस वाली पार्ट को। ठीक है, इसने क्या करा था, 100 को क्या करता था, 50 कर दिया था। लिमिट 100 की 50 कर दिया थी। नोटिफिकेशन नंबर 5 थी। राइट, नोटिफिकेशन 5/2021 जो कि 8 मार्च 2021 की नोटिफिकेशन थी। इसके बाद अब जो मेन नोटिफिकेशन थी हमारी, 50 की लिमिट को 20 कर दिया। 1 अप्रैल 2022 से इसकी इफेक्टिव डेट है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पहला दिन, वहां से इफेक्टिव हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 20 करोड़। नोटिफिकेशन कौन सी थी, 1/2022 जो कि 24 फरवरी 2022 को इफेक्ट में आ जाएगी। क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि हमें, कि ये जो टर्नओवर है, हमें कौन सी टर्नओवर को ध्यान में रखना है, कौन से टर्नओवर को ध्यान में रखना है, इसलिए चार्ट की जो है हमारे यहाँ पे जरूरत पड़ी। सबसे पहले थी 500, 500 से आई 100, 100 से हुई 50 और 50 से हुई 20। राइट, यही हुई। अब हमें ध्यान से समझना होगा, अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं, अब इसमें कितने प्लेयर्स, कितने इंडस्ट्री, कितनी कंपनीज इन होंगी, कितनी आउट होंगी, ध्यान रखिए। ये इसके रिगार्डिंग क्वेरी भी हमारे पास काफी बार आई कि हमारी जो है इतनी इतनी टर्नओवर है, हमारे ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है कि इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इनवॉइसिंग की लिमिट जो 500 थी, उसके बाद 100 थी, 50 थी और 20 थी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आपको जो लिमिट देखनी है ना, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स की देखनी है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स की बोले तो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और आपकी जो है अब 21-22। तो ये 5 साल की में, 5 साल की टर्नओवर में कभी भी आपकी टर्नओवर जो है, अब हमें देखना क्या होगा, कभी भी हमारी टर्नओवर 20 करोड़ है, कभी भी, यहाँ पे मान लो हमारी 10 थी, फिर यहाँ पे मान लो हमारी 22 हो गई, यहाँ पे, क्योंकि टर्नओवर जो है फ्लक्चुएट हो सकती है।
राइट। सिनेरियो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से टर्नओवर भी फ्लक्चुएट हो सकती है। यहाँ पे हमारी टर्नओवर थोड़ी सी और फ्लक्चुएट हो गई, 11 रह गई, यहाँ पे कोरोना से इफेक्ट हो गई, 15 हो गई, यहाँ पे फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर जाके हमारी 21 हो गई। तो इसका कोई पैटर्न तो नहीं है, लेकिन हमारे किसी भी पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में कभी भी वो 20 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी, हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम वे में पहले भी था, सेम वे में पहले भी था। यहाँ पे भी हम यही देखते थे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी 50 करोड़ से एक्सीड तो नहीं हो रही, 50 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी कभी भी, जो हमारी इफेक्टिव डेट थी उससे पहले हमारी लिमिट जो है, जो भी एप्लीकेबल लिमिट है, वो अगर एक्सीड कर गई तो हमारे ऊपर एनफोर्सेबिलिटी हो गई उसकी, फिर हमें इनवॉइस का कंप्लाई करना है। ठीक है ना। सिंप्लीफाई, ये जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर के कंटेक्स्ट में जो है मैं बात कर रहा हूं कि हमारी इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कि जब भी हमारे को आप आज की डेट में देखना, हमारे पिछली 5 साल की टर्नओवर देखनी है, अगर एक्सीड कर रही है लिमिट से तो एप्लीकेबल है, नहीं एक्सीड कर रही तो नहीं है। सिंपल, इसमें कोई भी जो है टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो एक सबसे सीधी बात है कि ये जितनी भी लिमिट है हमेशा रिड्यूस हुई है। कोई लिमिट ऐसा नहीं है कि लिमिट बड़ी हो। कंफ्यूजन वाली बात तब आती जब यहाँ पे लिमिट बड़ी हो। यहाँ पे तो लिमिट 500 से 100, 100 से 50, 50 से 20 कम हुई है ना। कम हुई है तो एंटिटी या हम कहें कंपनीज जो है वो आएंगी, इनवॉइसिंग के परव्यू में आएंगी। कोई बाहर को नहीं जाने वाली, कोई बाहर को नहीं जाएगी, वो और आएंगी और बढ़ती रहेंगी। कल को हो सकता है इस 20 की लिमिट को 10 कर दे, 5 कर दे, तो और इसकी एम्बिट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो रही। ठीक है ना। क्योंकि लिमिट जो है कम हो रही है तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती जाएगी, कंपनी को जो है इनवॉइसिंग का कंप्लाई करना पड़ेगा। और इसको कंप्लाई करने के लिए चाहे हमारा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हम टैली यूज करते हैं, बीजी यूज करते हैं, ये जितने भी हमारे पास जो है एएसपीएम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे जो है हमें फैसिलिटी देते हैं। इनसे आप बात कीजिए, फैसिलिटी देते हैं किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर। डायरेक्टली आपको टैली से किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी कि आप इनवॉइसिंग का कंप्लाई कर सकें। आपका आईआरएन जनरेट हो जाएगा, 64 डिजिट का आईआरएन जो जनरेट करना होता है वो जनरेट हो जाएगा, क्यूआर कोड उसमें मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से फैसिलिटी जो है ये सब देते हैं आपको। अगर इसमें फर्दर क्वेरी आ रही है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो वहां से कांटेक्ट कीजिए, आपको काफी ज्यादा जो है मदद मिलेगी। राइट। आप डायरेक्ट पोर्टल भी यूज कर सकते हैं, राइट, पर डायरेक्ट पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेंगे किस तरीके से पोर्टल को यूज करना है हमें। राइट। तो हमें मेन बात समझने वाली ये है कि हमें जो ये डिस्कशन जो हमें करनी थी वो इसलिए जरूरी थी कि कंपनीज इसमें और एंटर्ड होंगी, एग्जिट के जो है चांसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है वो हमेशा कम हो रही है। राइट, व्हाट माय पॉइंट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें अब हमारे पास कंप्लाई आ गया तो हम अगला पॉइंट में मूव करते हैं। हमें क्योंकि फटाफट फटाफट ये सारी चीजें करनी है, वन बाय वन। ये एक शॉर्ट वीडियो है, हमें सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कवर करने हैं। अगली हम बात करेंगे कि हमें किसमें जो है कौन से किस तरीके से ई इनवॉइस हमारे पास एप्लीकेबल हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमें जाना है अपने जीएसटी पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं। राइट, gst.gov.in के थ्रू भी जा सकते हैं। लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हमारा ई इनवॉइसिंग, ये देखिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का जो है हमारा टैब है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हमें ले जाएगा ई इनवॉइसिंग वाले पोर्टल पे। तो यहाँ से ये यहाँ पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया e-invoicing1.gov.in। राइट, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पोर्टल लॉगिन रजिस्टर कर देंगे। इनवॉइसिंग एनेबलेटमेंट, यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर वाइज पूछ लेगा आपकी कितनी कितनी टर्नओवर है। राइट, एक बार आप लॉगिन कर लें, रजिस्टर हो जाएंगे पोर्टल लॉगिन के थ्रू। उसके बाद जो है यहाँ पे जीएसटीएन डाल के जो है आप इसको फर्दर कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करेंगे, ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो है फर्दर आप लॉगिन करके जो है अपना कंप्लाई कर सकते हैं। इसको करना क्या है इसमें हमें करना ये है कि हमारे जो इनवॉइसिंग क्रिएट होंगे, हमारे पर कंप्लायंस आ गया, हमारे पर हम जो इनवॉइस क्रिएट करेंगे उसकी एक बल्क जीएसएन फाइल बना लेंगे। वो किस तरीके से होगी, वो प्रैक्टिकल एक हम अलग से सेशन रख लेंगे। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए कि इसके प्रैक्टिकली किस तरीके से इसका काम करना है, क्या आपको जरूरत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, उसके ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है बना देंगे। राइट, तो इस पे हमें समझना इस टाइम पे ये है कि यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। हमें जो भी हम टेली बीजी वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम उस पे जो है वहां से इंटीग्रेट हो जाएंगे। वहां पे हम डायरेक्टली भी इनवॉइसिंग, अगर वहां पे हम रजिस्टर करते हैं, उनकी फैसिलिटी लेते हैं, वहां से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बल्क फाइल जो है यहाँ पे हम अपलोड करके
वहां से भी इनवॉइसिंग क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइसिंग किस तरीके से होगी एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। इनवॉइसिंग जो है वो इस तरीके से हमारी बन के आएगी, जहाँ पे हमारा जो है हमें क्या क्या होगा, क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड होना जरूरी है, राइट। क्यूआर कोड हो जाएगा, आईआरएन सबसे मेन बात है, ये जो 64 डिजिट का हमारा आईआरएन ना, ये जो है सबसे मेन चीज है, यहाँ पे हमारा ये जनरेट होना चाहिए, राइट। ये आईआरएन जनरेट हो गया, ये इस बात का ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ आईआरएन, ठीक है। ये 64 अल्फा न्यूमेरिक जो हमारा ये कोड जनरेट होगा आईआरएन, और ये हमारा हो गया क्यूआर कोड, क्यूआर कोड। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए, बाकी तो सारी चीजें सेम ही आ गई आपकी ऑलमोस्ट। सीरियल नंबर, डेट, इनवॉइस का, बिल टू शिप टू वाला कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें बाकी सारी सेम है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये आईआरएन और सेकंड हमारा बन जाता है क्यूआर कोड, ठीक है। इससे इसको हमें ध्यान में रखना है इनवॉइसिंग के लिए। जब हम 2A अपना चेक करते हैं, वहां पे भी दिखा देता है आगे कि इसका आईआरएन जो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, उसके आईआरएन वहां पे जो शो करता है वो यही वाला आईआरएन होता है, राइट। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं रिव्यू फटाफट आपको करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमारी ये हमने वो रिव्यू कर लिया। अब हम एक बार ये लेके चलते हैं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इनवॉइसिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, राइट, ये रिव्यू है, फटाफट करेंगे, थोड़ा सा स्पीडली समअप करेंगे, ठीक है, किसी का भी क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और सारे पॉइंट जो है कवर अप हो जाए, राइट। इसकी जो लिमिट है, अब हमने देख लिया कि नोटिफिकेशन 1/2022 से जो है 20 करोड़ हो गई है, पहले जो है वो 50 करोड़ थी, 50 करोड़ की नोटिफिकेशन 5/2021 हमने देख ली। इससे पहले जो 50 करोड़ से पहले क्या थी, वो 100 करोड़ थी, 100 करोड़ से फिर वो उससे पहले 500 करोड़ थी। हमने ये वाला चार्ट जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ लिया, उसको फिर समराइज भी कर दिया। इनवॉइसिंग जो है वो किस बेसिकली किस लिए थी, B2B के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। B2B, B2C के लिए क्या है, क्यूआर कोड। B2C के लिए क्यूआर कोड है, उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे B2B के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इनवॉइसिंग किस लिए है, B2B के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा बन जाता है, जो हमने अभी बात करी, मैंने आपको एक सैंपल कॉपी भी दिखाई कि आईआरएन जनरेट होगा, 64 डिजिट का वहां पे आईआरएन जनरेट होगा। द मेन एक्टिविटी टू परफॉर्म इनवॉइसिंग इज जनरेशन ऑफ आईआरएन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, ठीक है, विच इज टू बी मेंशन इन द इनवॉइस, सो कॉल्ड इनवॉइसिंग, राइट। इनवॉइसिंग की पहचान करने के लिए कुछ अलग से होना जरूरी है, तो आईआरएन वहां पे स्पेसिफाई होगा। फैसिलिटी टू ऑटो पॉपुलेट डाटा ई इनवॉइसिंग इन GSTR 1। बेसिकली पर्पस क्या है ना, इसका भी मैं चार्ट फॉर्म से भी डिस्कस करेंगे। इसका ये सारी चीजें इंटीग्रेशन पर्पस से है। ई वे बिल हो गया, ई इनवॉइसिंग हो गया, GSTR 1 से इसको इंटीग्रेट करने का जो है मेन पर्पस है, ताकि कोई टैक्स इवेजन वगैरह ना हो। हमने जो है एकदम इमीडिएट कंप्लायंस आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास इमीडिएट जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो उसके मैनिपुलेशन के चांसेस वो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इसका जो है मेन पर्पस है, इसलिए जो है इसको जो है ई वे बिल की तरह जो है इंटीग्रेट जो है करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है कि ई इनवॉइसिंग को भी जो है वहां पे GSTR 1 में डाटा जो है उसका ऑटो पॉपुलेट हो जाए। अब हम मान लो कि गलत प्रिपेयर हो गया, ठीक है, इनवॉइस गलत बन गया, हमारे इनवॉइस गलत बन गया, इनवॉइस भी गलत बन गया, तो उसको हम 24 घंटे के अंदर जो है इनवॉइसिंग को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे का हमें टाइम मिला है, इनवॉइसिंग कैंसिल कर देंगे। किसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हमें समझना होगा। एक तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जीटीए सर्विसेज जो दे रहा है उसके ऊपर नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है तो एप्लीकेबल इनवॉइसिंग नहीं है। एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, वहां पे भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। और OIDR के केसेस में भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, चाहे 20 करोड़ से टर्नओवर ऊपर हो, नीचे में तो बात ही नहीं है, राइट। तो इनकी अगर इन केसेस में टर्नओवर ज्यादा भी होगी तो भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। Invoicing is only for a person who turnover is beyond the prescribed limit। लिमिट कितनी है, 20 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से ऊपर है तो ही इसकी जरूरत है। ये नहीं है कि सारे जो है इसको रजिस्टर कर ले, कोई मजे लेने की चीज नहीं है ये कि हाँ भाई मैं भी रजिस्टर कर दूंगा ये इनवॉइसिंग। भाई इनवॉइसिंग है, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो वहां पे जो है इसकी जरूरत सिर्फ जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उसके केस में है। इनवॉइसिंग एप्लीकेबल देन आल्सो टू बी मेड फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कई बार कंफ्यूजन होती है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनवॉइसिंग बनेगा नहीं बनेगा, तो वहां पे उन केसेस में भी बनाना है। अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम अगर हमारे टर्नओवर 20 करोड़ से भी कम है,
अगर हमारी टर्नओवर 20 करोड़ से भी कम है, हम स्टार्टअप हैं, हम कुछ मान लो हमने शुरू किया है बिजनेस, तो हमें क्यों ध्यान में रखना है इनवॉइसिंग? अभी तो हमारी लाखों की सेल नहीं हुई, करोड़ों तो दूर की बात है, तो अब हमें क्यों ध्यान में रखना है? अब ध्यान में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे कि हम हर एक के लिए क्यों जरूरी हो गया ये। आप और हम सप्लायर हैं, तो हम हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मान लेते हैं मेरी टर्नओवर जो है अभी खाली 10 लाख रुपए है, मेरी 10 लाख रुपए की टर्नओवर है, मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल है नहीं। अब मैं ये सब क्यों पढ़ूं? मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मान लो मेरी 10 लाख की है लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो लेना है। जब मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की सेक्शन 16(2) की कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और बाकी सारी कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वहां पे हमारे को रूल 48 सब रूल 5 जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्यों हर एक के लिए जरूरी हो गया। ये कहता है इनवॉइसिंग इज टू रेलेवेंट टू नो अबाउट इफ द स्मॉल टैक्स पेयर आल्सो वो आर नॉट कवर्ड अंडर द इनवॉइस। इनके लिए भी जरूरी है, जो स्मॉल टैक्स पेयर इनवॉइसिंग जिनके ऊपर जरूरी नहीं है उनको भी इसके बारे में जानना जरूरी है। बिकॉज ऑन टेकिंग एनी इनवर्ड सप्लाई, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरी 10 लाख की टर्नओवर है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ली है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मैं लूंगा, लेकिन मैंने जिससे सप्लाई ली उसके ऊपर अगर एप्लीकेबल था, उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था, लेकिन उसने इनवॉइसिंग का कंप्लाई नहीं किया, उसने नॉर्मल इनवॉइस मेरे को दे दिया, क्या मैं उसका आईटीसी ले लूंगा? नहीं, मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, मेरे लिए लॉस हो जाएगा। क्योंकि रूल 48 सब रूल 5 जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो कहता है अगर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो उसकी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड करनी होगी, अगर नहीं करी तो रूल 48(5) के हिसाब से जो है माना जाएगा कि इनवॉइस ही इशू नहीं किया, और इनवॉइस ही इशू नहीं किया तो क्रेडिट किस बात का? समझ में आया? मैंने इनवॉइस जिससे लेना था उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था, उसने इनवॉइसिंग काट के मुझे इनवॉइसिंग वाला इनवॉइस देना था, लेकिन उसने मुझे नॉर्मल इनवॉइस दे दिया जीएसटी लगा के, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि माना जाएगा कि उसने जो इनवॉइसिंग इशू करना था उसने इनवॉइसिंग नहीं दिया, उसने नॉर्मल इनवॉइस दे दिया, वो उसने कंप्लाई नहीं किया, तो माना जाएगा वो इनवॉइस इशू करना था, उसने नॉर्मल इनवॉइस माना कर दिया, तो माना जाएगा इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ। जब इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ तो मुझे क्रेडिट कहां से मिलेगा? यही बात यहाँ पे रूल 48(5) में कही गई है। अगर इनवॉइसिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो माना जाएगा इट इज नॉट ट्रीटेड एज even invoice as per rule 48(5). So if such invoice does not considered as invoice under the eye of law, then the recipient is ineligible to take ITC। 17(2) के हिसाब से जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। ये था सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको और हमको ध्यान में रखना है, चाहे हम छोटे एसएससी भी हैं तो भी हमें जो है अगर जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो फिर हमें उसका क्रेडिट तभी मिलेगा जब उसने हमें इनवॉइस दिया। इनवॉइस का पहचान कैसे होगी? आईआरएन हमने पहले भी देख लिया, फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया। अब बात ये आती है कि हम ये कैसे देखेंगे कि उस सप्लायर के ऊपर इनवॉइसिंग है कि नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? इसका भी वे है। इसके लिए भी मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसको हम किस तरीके से जो है ट्रैक कर सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि हमने सारी बातें जो है शॉर्ट वीडियो में कवर करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी हमने जो इनवॉइस जो है अभी जो पोर्टल देखा था इनवॉइसिंग वाला, उस पोर्टल में हमें कहाँ क्या करना है? उस पोर्टल में हमें, मैं दोबारा से वो पोर्टल एक बार खोल लेता हूँ, राइट। यहाँ पे हमें ना यहाँ पे सर्च बार है, ठीक है, e-invoicing1.gst.gov.in के अंदर सर्च बार है। यहाँ पे हम ई इनवॉइसिंग स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर जो है यहाँ पे दिया गया है। हमें जिसका भी देखना है कि उसके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है, हम यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें बता देगा कि उस टैक्स पेयर के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पे लिखा है इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने नॉर्मल जो हमें इनवॉइस दिया है उसके ब्याज पे हम उसका क्रेडिट ले लेंगे। अगर उसके ऊपर यहाँ पे उसमें आ गया कि इस एसएससी के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, और तो हम चेक करेंगे कि हमें जो इनवॉइस मिला है वो भी इनवॉइस है कि नहीं है, आईआरएन चेक करेंगे उसका, राइट। तो हमें अगर उसने कंप्लाई किया है तो हम एलिजिबल हैं आईटीसी लेने के लिए, अदरवाइज फिर हम उसको कहेंगे भैया मुझे इनवॉइस दे, हमें इनवॉइस दे, हमें तभी क्रेडिट मिलेगा जो हमने कंडीशन नंबर 10 पढ़ी, राइट।
अब हम इसको लास्ट में समराइज करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी जरूर मेंशन कीजिएगा, या आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं। मेल ज्यादा सूट करेगी, अगर मेल करेंगे तो क्विक रिप्लाई उसका मिल जाएगा, राइट। अब हम इसको सम अप करते हैं कि किस तरीके से इसको हम जो है इसका जो है किस तरीके से फ्लो चार्ट रहेगा इसका। इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा ई इनवॉइसिंग जो है, जब सप्लायर को ई इनवॉइसिंग कंप्लाई है तो उसने कैसे कैसे जो है इसके ऊपर काम करना है। इसके लिए उसने सॉरी, सबसे पहले अपने इनवॉइसिंग जो है, जो भी उसका ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू वो क्या करेगा, अपना जो भी उसका सॉफ्टवेयर है टेली बिजी मान लो, उससे उससे वो जीएसएन अपनी यूटिलिटी को एक्सपोर्ट करेगा, बल्क फाइल अपलोड कर देगा, ठीक है। बल्क फाइल फाइल जो है वो जीएसएन फॉर्मेट पे, कौन से फॉर्मेट पे, जीएसएन फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करेगा। वो आईआरपी जो भी हमें अभी हमने पोर्टल देखा ई इनवॉइसिंग 1.gst.gov.in, वो आईआरपी हमारा जो है पोर्टल है, उस पे जो है वो जीएसएन फाइल अपलोड हो जाएगी, राइट। लॉगिन करेंगे, लॉगिन के राइट हैंड साइड पे जो है वो सारी जो है टैब मिल जाएंगे, वहां पे आएगा अपलोड बल्क फाइल, वहां पे अपलोड जाके यहाँ पे ये जो फाइल हमने यहाँ से डाउनलोड करी होगी उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्या करना है, आईआरपी वैलिडेट एंड जनरेट आईआरएन। ये आईआरपी क्या करेगा, आईआरएन जो है जनरेट कर देगा। उनके मान लो 10 इनवॉइस थे हमारे, 10 इनवॉइस हमने बनाए, उसका अब हमें इनवॉइस बनाना है, हम उसकी बल्क फाइल बनाएंगे, उसकी बल्क फाइल बना के उसकी जीएसएन एक्सपोर्ट करेंगे, उस जीएसएन को जो है यहाँ पे हम आईआरपी पे अपलोड करेंगे। आईआरपी जो है क्या करेगा, अपलोड करके उसका आईआरएन जो है निकाल के दे देगा। आईआरएन को फिर हमें क्या करना है, चौथे के बाद हमें क्या करना है, सप्लायर को डिजिटली उसको साइन कर देगा, ठीक है, जीएसएन विद आईआरएन। हमने देखा किस तरीके से वहां पे क्यूआर कोड भी मेंशन होगा, अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया था ना, वहां पे हमने दो मार्क करे थे 1 और 2, वहां पे 1 क्या था आईआरएन, 2 क्या था क्यूआर कोड, तो वहां पे उसको वो साइन करेगा डिजिटली। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा क्यू, उसके बाद वो बायर को दे देगा। बायर जो है, यहाँ पे बायर बैठा है, बायर इसको जो है चेक कर लेगा और यही देख लेगा कि मेरे जीएसटीआर 2ए में भी उसका क्रेडिट फ्लो कर रहा है। जीएसटीआर 2ए में भी हम देखते हैं ना, डाउनलोड करते हैं लास्ट में वहां पे आईआरएन शो करता है, ठीक है ना, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, वहां पे लास्ट में दिखाता है आईआरएन, इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, आईआरएन ये रहा उसका, ठीक है। अब इसके इसकी किस तरीके से ट्रांसमिशन होगी, यहाँ पे आईआरपी के थ्रू जो है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, जीएसटीआर 1 में डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे ई वे बिल में हम देखते हैं, ई वे बिल में क्या रहता है, ई वे बिल में जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वहां पे क्या आता है ना, इंपोर्ट करना है आपको ई वे बिल से, तो उस तरीके से ही यहाँ पे भी इसका भी पर्पस है। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस ये है कि ई वे बिल और हमारा ई इनवॉइसिंग जो है ये सारा जीएसटीआर 1 के थ्रू जो है इंटीग्रेट हो जाए, ताकि जो है एक स्मूथ फंक्शन जो है चलता रहे और कोई भी मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं रहे। तो इस तरीके से हमने सारा इनवॉइसिंग को स्मॉल एक एक रिकैप किया है, पहले हिस्ट्री में गए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा, उसके बाद हमने उसका फॉर्मेट भी देख लिया, हम कैसे चेक करेंगे इनवॉइसिंग किसी के ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है वो भी देख लिया। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट्स में देख लिया कि किस तरीके से सप्लायर जो है क्या क्या करेगा, उसकी बल्क फाइल बनाएगा, जीएसएन को अपलोड करेगा आईआरपी पे, आईआरपी पे जो है डिजिटली साइन करके बायर को दे देगा, बायर के 2ए में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां से। उसके बाद क्या था, इसका पर्पस ई वे बिल और जीएसटीआर 1 की तरह जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है इसका मेन पर्पस है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने इसको पूरा ओवरव्यू किया। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर कोई डाउट ना रहे, राइट। तो आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।